ये इस समय रोमन रेंस के लिए एक अनार 100 बीमार वाला जो डायलॉग है बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि अब बैड बनी भी रेस में आ चुके हैं। रिसेंटली वैनिटी फेयर के साथ इंटरव्यू देते हुए बैड बनी ने ये कहा कि मेरा प्लान है रोमन रेंस से टाइटल लेने का। हालांकि उन्होंने इसको थोड़ा सा मजाकिया वे में बोलने की कोशिश करी, क्योंकि उनका जो रियल लाइफ में पर्सोना है वो भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब बैड बनी भी एम कर रहे हैं रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से सारे के सारे सुपरस्टार्स को एक तरह से भुखमरी हो रही है रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए। बड़े चैंपियनशिप उनसे लेगा कौन, कब लेगा और क्या लेगा भी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज ये वीडियो हिस्टोरिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी हिस्टोरिक डे रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी मिल चुके हैं, एंडेवर के साथ मिलके अब एक नई कंपनी बनी है, एक नई आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, या फिर एक नया ग्रुप बना है जिसको कहा जाता है टीकेओ। टीकेओ नाम से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यूएफसी लिस्टेड हो चुके हैं साथ में। और गाइस, ये जो मैंने आपसे बोला था ना कि जो फाइनल ट्रांजैक्शन है वो 12 सितंबर 13 सितंबर के आसपास होगा, ये फाइनली जो डील है वो हो चुकी है। और इससे काफी सारी बड़ी चीजें हमको पता चली। सबसे पहले टीकेओ एक नई पूरी वेबसाइट, नया पूरा प्लेटफॉर्म, नया सोशल हैंडल, सब कुछ टीकेओ के लिए आ चुका है। टीकेओ का मतलब बेसिकली अब है जिसके अंडर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी मर्जर, ये सब बोलने में काफी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉब्लम लग रही हो, नहीं सॉरी एंडेवर को प्रॉब्लम लग रही हो या लग रही है, या फिर एक देना होता है भाई पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो इसलिए उन्होंने इसका जो नाम है वो टीकेओ दे दिया। और इसके लिए एक बहुत बड़ा, एक पूरा क्या बोलेंगे उसे, सेरेमनी बोलूं या फिर पूरा एक इवेंट बोलूं, वो था जहां पर सारे बड़े के बड़े 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 लोग जो हैं यूएफसी से, डब्ल्यूडब्ल्यूई से, एंडेवर से, सारे लोग थे। ट्रिपल एच, विंस मैकमैन यहाँ पे छोटी छोटी मूंछों के साथ थे। एंडेवर के जो मालिक साहब हैं एरी इमैनुअल, वो भी यहाँ पर थे। यूएफसी के डेना वाइट भी थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए मॉन्टेस फॉर्ड एंड बियांका बिलेयर भी थी यहाँ पे। तो एक बहुत बड़े इवेंट था और फाइनली जो ट्रांजैक्शन है वो हो चुका है। और अब यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में भी जो यूएफसी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई है उनको साथ में टीकेओ कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में पता है, अगर आपको थोड़ा भी स्टॉक के पता है, तो हर एक कंपनी अलग अलग लिस्टेड होती है, लेकिन अब ये सेम तरीके से लिस्ट है अंडर द नेम ऑफ टीकेओ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई बिलियंस की कंपनी, यूएफसी भी बिलियंस की कंपनी, और इनका साथ में आना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमको इस इवेंट के बाद पता चली जब डब्ल्यूडब्ल्यू यूएफसी टीकेओ बन चुके हैं। तो यूएफसी के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लॉरेंस का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि हर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैन यूएफसी फैन हो और हर एक यूएफसी एग्जिस्टिंग फैन डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैन बने। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वो फ्यूचर में कुछ ऐसा करेंगे जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी इवेंट वीकेंड पर सेम टाइम पर हो, मतलब सेम टाइम पर तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, वीकेंड पर सेम सिटी पर हो, जिसकी वजह से भाई इनका मतलब पूरा एक जो पूरा इनका टीकेओ है वो साथ में हो, जिससे ज्यादा बात हो यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में, जो एक तरीके से क्रॉस ओवर है, उसके बारे में थोड़ी सी बात भी हमको पता चली। और साथ ही साथ जो निक खान है वो एक बड़ी स्टेटमेंट इसके बारे में देते हैं कि यूएफसी में जब बंदे का करियर खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद एक ऑप्शन बचता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का, क्योंकि यूएफसी में आपको पता है वो जो एक पूरा फाइटिंग वाला स्पोर्ट है, वहां पे स्क्रिप्टेड वाली चीज नहीं होती। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके अपना जो करियर है उसको लंबा खींचा जा सकता है। अब इससे फायदे का सौदा किस किस के लिए हुआ? सबसे पहले तो निक खान को जो बोनस मिला है इससे वो $15 मिलियन का है, केविन डन का $7 मिलियन का, ट्रिपल एच का $5 मिलियन का, और फ्रैंक रिडिक ये है $5 मिलियन के साथ इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद। तो अब विंस मैकमैन ऑफिशियली फाइनली हम कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मालिक नहीं रहे, लेकिन इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हमेशा ऐसा लगा था कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस के पास से जाएगी तो शायद कोई बुरा दिन होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे वे में या फिर दोनों कंपनीज की प्रोग्रेस के लिए यूज किया जा रहा है। टीकेओ की एक पूरी चैंपियनशिप भी आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हो, ये बियांका ब्लेयर ने इसको पकड़ा हुआ है और अलग और मस्त लग रही है ये। मतलब ये इन्होंने बेसिकली इसीलिए किया कि ताकि काफी इसके बारे में हाइप बनाया जा सके। इवन वो जो इवेंट हो रहा था ना, वहां पर आप बड़ी बड़ी ये यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई की बेल्ट भी देख सकते हो, और ये पूरी बड़ी सी बेल्ट है, ये फोटो में नहीं है, ये एक्चुअल में उतना ही बड़ा इसको स्टेज की तरह सजाया हुआ था। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है उसको ऐसे दिखाते हैं कि ये हो चुका है। अब इससे मैं आपको बता देता हूं, 2015 से ट्रिपल एच जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टिल क्रिएटिव हेड हैं वो ट्रिपल एच ही रहने वाले हैं। बाकी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विंस मैकमैन टीकेओ के लिए हो चुके हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी दोनों के लिए। तो ये बहुत हिस्टोरिक डे है। इवन जॉन सीना भी इस बारे में ट्वीट करते हैं, लिखते हैं अनदर हिस्टोरिक मूवमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन्वॉल्व इन टुडेज मैसिव अनाउंसमेंट। और साथ में एंडेवर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी को टैग भी करते हैं। तो आप इससे मतलब हमें तो ऐसा कोई डायरेक्टली इसका इंपैक्ट अभी नहीं दिखेगा, लेकिन अब जो मूव होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, यूएफसी के अंदर,
TKO या फिर एंडेवर की तरफ से वो काफ़ी इंपैक्टफुल हो सकते हैं और डेफिनेटली तय करेंगे आने वाले टाइम में WWE और UFC की डायरेक्शन को। तो ये तो हो गया पूरा TKO वाला पार्ट जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप बताओ इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते हैं भाई साहब, तो WWE की हिस्ट्री की सेकंड लोएस्ट मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई है और यह है 1.353 मिलियन व्यूअर्स। और ऐसा नहीं है कि रॉ का एपिसोड इतना ही ज्यादा बुरा था, लेकिन NFL की तरफ से उनको बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन मिला था, तो रॉ की जो व्यूअरशिप है वो इतनी ज्यादा नीचे आ चुकी है। वैसे हम इंडियंस के लिए तो बहुत खुशी की बात है, हम भारतवासियों के लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि इंडिया पहुंच चुकी है एशिया कप के फाइनल में। और उसकी जो वीडियो है अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने पंच शॉट चैनल पर डाली है, तो आप लोग जाके उसको जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर होगा। थोड़े एंटरटेनमेंट और फन के साथ। और यस, इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की, तो उसको जाके आप लोग जरूर सुनना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और आज NXT से भी एक हिस्टोरिक मूवमेंट निकल के आया भाई, और बेकी लिंच बन चुकी है नई NXT विमेंस चैंपियन, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने नाम ग्रैंड स्लैम चैंपियन होने का जो खिताब है वो भी कर लिया है। तो ये बेकी लिंच के लिए NXT से बहुत बड़ा मूवमेंट आया। एक्सपेक्टेड था काफी लोगों को या फिर नहीं भी था कि ये काम होने वाला है NXT में, लेकिन मेरे ख्याल से WWE ने ट्रिगर को पुल किया है, और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि रिसेंटली एक्चुअल में WWE थर्ड ब्रांड की पोजीशन पर रख रही है NXT को, जिस तरीके से मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स की वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो अब बेकी लिंच का आना जाना जो है NXT में लगा रहेगा। जो उनका मैच था ये बहुत कमाल का था टिफैनी के साथ। मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज सेगमेंट में आपने नोटिस किया होगा जब फिन बैलर कहते हैं कि जे उसो रिया रिप्ली भी तुम्हें पसंद करती है, वो भी तुम्हारी फैन है, और एक्चुअल में जे उसो का रिएक्शन पहले तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये बात सुनी तो थोड़ा सा उनका जो मन है वो उस तरफ जाता है। तो इसके ऊपर रिया रिप्ली रिएक्ट करती हैं और वो लिखती हैं रिया रिजली। अभी आपको रिज वर्ड का मतलब पता होगा, इसका मतलब कि भाई ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना है, फिर ज्यादा अट्रैक्टिव होना जो दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो रिया रिप्ली ने इस पर कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, एक अलग ही कैरेक्टर लेके चल रही है भाई रिया रिप्ली। अभी जब सुपरस्टार स्पेक्टिकल में मैं उनको देख रहा था तो पता था ये लाइव इवेंट है, कहीं पे आना तो नहीं है, लेकिन हमने उस पूरे कैरेक्टर में रह के जो रिया रिप्ली रिंग साइड पर भी काम कर रही थी, मेरे ख्याल से मोस्ट इंप्रेसिव अगर देखें या फिर सबसे ज्यादा जिसको देख के आप अमेज हो जाओगे कि ऐसा कैरेक्टर लेके चल रही है वो, आई थिंक वो रिया रिप्ली का ही था पूरे इवेंट में। अगली स्टोरी CM पंक के WWE रिटर्न से रिलेटेड है, और अब तो UFC और एंडेवर UFC WWE मिलके TKO बन चुके हैं। तो अब और ज्यादा अच्छी बात है कि भाई UFC के लोग भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि भैया WWE में उनको लेके आओ। अब सिर्फ WWE के हाथ में तो बात है नहीं। तो निक खान ने रिसेंटली इसके बारे में कॉमेंट किया जब उनसे WWE रिटर्न पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है CM पंक को लेकर। तो निक खान का इस पे ये कहना था, वो कहते हैं कि हमारे लिए जो हम जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फिल की, उन्होंने उनका रियल लाइफ वाला नेम लिया, और वो ये भी कहते हैं कि जो WWE में उनका रन रहा है, इवन उन्होंने UFC को भी मेंशन किया, क्योंकि अब तो भाई दोनों कंपनियां साथ में है तो भाई भाई की तरह रहेंगे। और साथ में ये भी दिखते हैं कि अगर हमारे रिस्पेक्ट है तो फिर हम उनको फ्यूचर के लिए उनके साथ बेस्ट चीज़ों यही विश करते हैं। तो निक खान ने क्लियरली यहाँ से ये तो बता दिया कि वो गुड टर्म्स पर हैं, और क्या बेस्ट हो सकता है बेस्ट इन द वर्ल्ड के लिए इन फ्यूचर वो हमको पता है उनका WWE कंपनी में आना। तो यहाँ से ये पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है क्लियरली। और आपको पता ही है कि ये जो CM पंक का रिटर्न है इसके WWE में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। WWE में आने का खुद CM पंक का इंटरेस्ट है। अब तो UFC भी एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल इसमें प्ले करेगा, और अब तो UFC भी यहाँ पर एक बहुत सपोर्टिव रोल इसमें प्ले करने वाला है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ टाइम की ही बात है और CM पंक जो है WWE कंपनी में आ जाए। अगली स्टोरी स्मैकडाउन के फ्राइडे से किसी और डे पर मूव होने से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देता हूं कि USA और फॉक्स के साथ जो WWE की रॉ और स्मैकडाउन की डील है उसके जो रिपोर्ट आई है वो है 2024 के अक्टूबर में जाके अलग होने की। और गाइस बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्मैकडाउन फॉक्स के ऊपर नहीं जाएगा और वो किसी दूसरे नेटवर्क के पास जा रहा है, तो फिर उसका डे चेंज होगा, क्योंकि फॉक्स की डिमांड थी कि स्मैकडाउन को फ्राइडे पर रखना। इससे पहले आपको पता ट्यूसडे थर्सडे इन सारे डेज के ऊपर भी जो स्मैकडाउन है वो आ चुका है। आप मुझे बताओ वैसे आपको क्या बढ़िया लगता है कि अगर रॉ तो रहने वाली है मंडे को, उसके बाद कितना ये टाइम गैप सही है? क्या उसके अगले दिन ही होना चाहिए, क्योंकि पहले ट्यूसडे को होता था? मेरे हिसाब से तो फ्राइडे सही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा हफ्ता जो है एक्शन पैक्ड है, वो बिल्कुल बार बार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इवन कवर करने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो आप बताओ आपको कैसा सही लगेगा? वैसे हमारे चाहने से तो कुछ होना नहीं, लेकिन फिर भी अपने थॉट शेयर कर सकते हो। सुपरस्टार स्पेक्टिकल बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा, सारे के सारे सुपरस्टार्स खेले। और गाइस ये बात रिपोर्ट की PW इनसाइडर ने, क्योंकि जो सारे के सारे सुपरस्टार हैं पहले तो वो 19 घंटे की फ्लाइट लेके आए, सीधा मीडिया इंटरव्यूज में गए, मैच किया, शो खत्म किया, और उसके बाद फिर 19 घंटे की फ्लाइट लेके वापस USA गए। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल से भरा हुआ टाइम था उनके लिए, जब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मतलब इधर उधर सब भागा दौड़ी मची है। लेकिन जो सुपरस्टार स्पेक्टिकल है उसको WWE खुद कह रही है ह्यूज ग्रैंड सक्सेस। तो फिर अगर WWE को सब कुछ अच्छा लगा है तो फिर थोड़ी बहुत मेहनत करवा भी ली तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर WWE जब सुपरस्टार्स को लेके आने वाली है तो अच्छे से टाइम वगैरह देंगे ताकि
ताकि सुपरस्टार्स के लिए भी थोड़ा सा मामला ईजी हो। ऐसा ना हो कि काम तो सब बढ़िया हो रहा है लेकिन सुपरस्टार्स को जो दिमाग है वही फ्री नहीं है। ब्रे वाइट के बारे में बात करते हैं तो ब्रे वाइट की वाइफ जोजो ने फाइनली अपनी जो साइलेंस है उसको ब्रेक किया और फाइनली उन्होंने रिएक्ट किया ब्रे वाइट के बारे में, उनकी पासिंग के बारे में। एक बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने स्टेटमेंट, कमेंट या डिस्क्रिप्शन, कैप्शन लिखा अपनी फोटोज के साथ, ब्रे वाइट के साथ जो उन्होंने डाली, और साथ में वो ये लिखती हैं कि इस पोस्ट को उन्होंने कई बार लिखा है, कई बार उन्होंने फिर से मिटाया है। ब्रे वाइट उनके लिए क्या वैल्यू करते हैं उसको वो वर्ड्स में नहीं लिख सकती, कैसे वो सबसे बेस्ट डैडी हैं, सबसे बेस्ट इंसान है जिससे वो आज तक मिली हैं, और इवन अभी भी वो उनको उतना ही प्यार करती हैं। ब्रे वाइट ने उनको काफ़ी प्यार किया, ब्रे वाइट उनको बेहतर समझते थे जितना वो खुद को नहीं समझती थी, तो बेसिकली उन्हें यहाँ पर काफ़ी अप्रिशिएट किया है उनको। और साथ में एंड में लिखते हैं आई लव यू फॉर एवर बेबी अंटिल वी मीट अगेन, और साथ में हार्ट वाली इमोजी। इसके नीचे सुपरस्टार्स ने काफ़ी रिएक्ट भी किया है। तो देख के ये वाला सही में बताऊं पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जोजो ने इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया था, लेकिन जिस पॉजिटिव वे में उन्होंने ये सारी चीज़ लिखी है बिना कोई ज़्यादा ऐसा करते हुए कि उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना कि चीज़ें पढ़ के कभी कभी नेगेटिव सा फील होता है। ऑब्वियसली चीज़ ऐसी है कि नेगेटिव फील होना बनता भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे वे में इस चीज़ को हैंडल किया जोजो ने। देख के अच्छा लग रहा है कि शायद वो काफ़ी बेटर कर रही हैं इस समय अपनी लाइफ में ब्रे वाइट की पासिंग के बाद भी। रेस्ट इन पीस टू ब्रे वाइट एंड होपफुली जोजो की जो लाइफ है वो आगे काफ़ी अच्छी रहे, और जो उनका लॉस है उसको कोई रिकवर तो नहीं कर सकता, बट ऐसी पॉजिटिविटी देख के जोजो की तरफ से वो काफ़ी सही लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में। तो रैंडी ओर्टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरिजिनली एंड होना था 2024 में, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल से रैंडी ओर्टन गायब हैं, तो ये जो सारा टाइम है उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि अभी बहुत टाइम तक WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड रहने वाले हैं रैंडी ओर्टन। तो अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं वो रिटायर तो नहीं हो जाएंगे, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या फिर इवन ये भी हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होने की डेट आए तो WWE एक नया ही कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर कर दे। तो पॉजिटिव चीज़ें तो चल रही हैं रैंडी ओर्टन के अराउंड सारी, और होपफुली 2023 खत्म होने से पहले पहले वो WWE के रिंग में भी आ जाए। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी नाया जैक्स से रिलेटेड है, और नाया जैक्स के बारे में मैं सबसे एंड में बात कर रहा हूँ। इससे मेरे को ये लग रहा है कि अरे नाया जैक्स भाई मेन इवेंट वाला स्पॉट ले रही है हर जगह, मंडे नाइट रॉ में भी। तो नाया जैक्स का WWE में आना है किसका मूव था? तो इसके बारे में रिपोर्ट्स ये है कि जब विंस मैकमैन अभी रिसेंटली वापस आए थे सारी चीज़ों से हटके, जो उन्होंने कहा था वो रिटायर हो गए, उन सबको बाहर में डाल के वो जो वापस आ गए थे, तो जब पहली साइनिंग उन्होंने करी थी वो नाया जैक्स की ही थी, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है। और आज से 1-1.5 महीना पहले ही ये काम हो चुका था, मतलब बात वगैरह शुरू करके सारी प्रोसेस हो चुकी थी, तो साइन वो काफी टाइम पहले ही हो गई थी WWE के साथ। और गाइस एक सबसे वाइल्ड स्पेकुलेशन या फिर एक वाइल्ड चीज जो कि WWE कर सकती है वो है ब्लड लाइन में नाया जैक्स को लाना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हवा में बातें चल रही है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो समवन फैमिली से बिलोंग करती हैं वो एक क्लियर ही चीज़ है, इसकी मैंने वीडियो बनाई पूरी समवन फैमिली की, स्टिल आप लोग आई बटन से जाके देख सकते हो उसे। तो नाया जैक्स एक तो समवन है, ऊपर से जे ऊसो को आप देख रहे होगे वो लिंक्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको लिंक किया जा रहा है, या फिर वो लिंक हो सकते हैं जजमेंट डे से। और वहीं जजमेंट डे की रिया रिप्ली के ऊपर ही नाया जैक्स ने अटैक किया। तो पॉसिबल सिनेरियो ये है कि रोमन रेंस, वाइजमैन, पॉल हेमन ने मिलकर ही नाया जैक्स को भेजा है कि भाई जजमेंट डे बड़ा उछल रही है, हम ही है ब्लड लाइन, हम ही अफेक्शन, तो ये जजमेंट डे कैसे इतने ऊपर आ सकते हैं? तो वो अपनी बंदी को भेजें और जे ऊसो को भी रोकें कि वो जजमेंट डे को जाकर ज्वाइन ना कर लें। और रूमर्स फिर आपको पता ही है जजमेंट डे और ब्लड लाइन के फैक्शन के मैच के भी चल रहे हैं, तो क्लियरली यहां से रोमन रेंस की हो सकता है नई मेंबर, उनकी ब्लड लाइन फैमिली की नई मेंबर नाया जैक्स बन जाए। तो अभी देखो पता कुछ नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये चीज हो रही है तो आई थिंक सही है, क्योंकि नाया जैक्स का वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हो सकता है, लेकिन ब्लड लाइन वो चीज है उसमें से किसी भी चीज को गुजारोगे तो उधर से वो सोना बन के निकलने वाली है, तो शायद नाया जैक्स के साथ भी वो चीज हो सकती है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको पंच शॉट चैनल की एशिया कप श्रीलंका और इंडिया वाले मैच की वीडियो दिख रही है, उसको जाकर जरूर देखना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।